अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी सॉल्युबिलिटी उस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे उसे डिसॉल्व करवाना या करना सॉल्युबिलिटी कहलाता है। आगे हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट सॉल्युबिलिटी। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं और कुछ नेगेटिव। कुछ से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और कुछ से डिक्रीज़ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे यूजुअली द सोलिबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी मतलब कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना तो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सोलिबिलिटी गिवन सॉल्यूशन या गिवन सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, अब बहुत से whose solubility in water increases with the increase in temperature। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी solubility increase होती है with the increase in temperature। और solubility भी किस में, solvent यानी water में। water is a universal solvent, तो solvent में उसकी solubility increase होगी with the increase in temperature। एग्जाम्पल में हम देखते हैं पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पोटाशियम क्लोराइड KCl एक्सेट्रा। एक्सेप्शन यानी कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, बल्कि वो डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो देखते हैं। द solubility of NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट इन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी इन कंपाउंड्स लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे गैसेस की एग्जांपल में आ जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और ये क्यों डिक्रीज होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक ग्राफ जिसमें हमें ये बताया गया है कि कौन से कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और कौन से डिक्रीज होती है। सबसे पहले आ जाते हैं हम KClO3। इसमें हम देखते हैं कि ये देखें जैसे अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये टेम्परेचर का स्केल है, और ये है ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे कुछ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट्स ऐड कर रहे हैं वाटर में एट लो टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। आगे देखते हैं SO2। इसकी सॉल्युबिलिटी देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। आगे एग्जांपल है KNO3 की। इसकी सॉल्युबिलिटी भी देखें, जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और इसके साथ साथ ये सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक टाइम आता है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस या 45, तो ये स्टिल ऑनवर्ड इंक्रीज़ नहीं होगी, यहाँ पे स्टिल एंड है, इससे आगे नहीं हो सकती क्योंकि देखें ना आगे टेम्परेचर। उसके बाद NaCl देखें, NaCl 40 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो इसका टेम्परेचर देखें स्टिल वही रहता है। आगे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे इसका इंक्रीज़ भी नहीं होगा और डिक्रीज़ भी नहीं होगा। उसके बाद एग्जांपल है NaNO3 की। इसको देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्लोली है लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, कम हाउ इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अमोनिया देखिए NH3, इसकी सॉल्युबिलिटी देखें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों हो रही है।
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, व्हेन कंपाउंड डिसॉल्व एक्सोथर्मिकली इच ऑलरेडी रिलीज हीट टू द सराउंडिंग। एक्सो जैसे अब नाम से पता चल रहा है, एक्सो मीन बाहर, यानी जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिकली हो रहा होगा ना, तो उसमें ऑलरेडी हीट जो है ना वो सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहा होगा। यानी अब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने के लिए कोई रिएक्शन भी तो करवाना पड़ता है ना। वो जब रिएक्शन होगा ना, तो वो सॉल्यूट जो है ना वो हीट रिलीज़ करेगा, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर हीट रिलीज़ होगी। आप खुद ये फ़ील करेंगे, अगर हम डेली रूटीन में कोई रिएक्शन करवाएं तो उसका जो हम यूज़ कर रहे होंगे बीकर, वो थोड़ा-थोड़ा हीट्स की वजह से गर्म हो रहा होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिकली रिएक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली कैटलरीज प्रिंसिपल, इसके मुताबिक इफ़ यू इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड टू अपोज द चेंज, मीनिंग लेस सोल्यूट डिसॉल्व। यानी जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो उसकी जो सी इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड, यानी वो बजाय इसके कि वो सोल्यूट को डिसॉल्व करे, वो सोल्यूट को वैसे ही छोड़ देगी, या जो डिसॉल्व हुआ सोल्यूट है ना उसे भी अनडिसॉल्व करना शुरू कर देगी। टू अपोज द चेंज, यानी उस चेंज के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि लेस सोल्यूट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा मज़ीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 शो डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी विद राइजिंग टेम्परेचर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो ये एक एक्सोथर्मिकल रिएक्शन है, यानी इसमें हीट रिलीज होगी। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हीट रिलीज़ हुई है, ऑलरेडी हम हीट दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर भी हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं, और ऊपर से रिएक्शन के दरमियान में भी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, यानी मज़ीद हीट रिलीज़ होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड टू अपोज द चेंज। तो यही तो ये कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को टू मच हाई कर देंगे तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड, वो अपोज करेगी, अपने चेंज के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाएगी। अब इन शॉर्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस। एक्सो मीन हीट रिलीज होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, यानी एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हम बज़ाहिरी तौर पर भी टेम्परेचर दे रहे हैं और इंटरनल भी हीट रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होगी। और दूसरा है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंडो मीन अंदर, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब्ड भी कह सकते हैं, यानी वहाँ पे रिलीज़ हो रही थी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे ना डिसॉल्व करवाने के लिए, तो वो जो उनसे सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे ना वो टेम्परेचर को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सके। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो वो सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो टेम्परेचर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो, बल्कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।